नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयनित किया गया है। यह पुरस्कार आगामी 21 नवंबर को यानी विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य को मत्स्य पालन क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार के लिए विभाग और मत्स्य पालकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है और मैदान के साथ ही पहाड़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह इन दिनों केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस केदारनाथ में 2 साल में कैसे कार्य करेगी। कांग्रेस नेता मनोज रावत एक अनुभवी नेता के साथ साथ एक अनुभवी पत्रकार भी हैं और उन्होंने उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बुलंद की है। उनके जीतने के बाद केदारनाथ में चहुमुखी विकास होगा, साथ ही बीजेपी की कथनी और करनी को भी उजागर करेगी। कांग्रेस कर्म करने पर विश्वास करती है, न सिर्फ बीजेपी की तरह बयानबाजी करने में। देखिए, जो हमने कैंडिडेट दिए हैं मनोज रावत जी के एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। जब भी वो विधानसभा में थे उन्होंने उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे उठाए, केदारनाथ से जुड़े मुद्दे उठाए। जिस तरह से भाजपा की सरकार जिसको पुष्कर सिंह धामी जी लीड कर रहे हैं, जो वहाँ केदारनाथ में हो रहा है उसके खिलाफ एक सशक्त आवाज़ बनने जा रहे हैं, विधानसभा में बनने जा रहे हैं, विधानसभा के बाहर बनने जा रहे हैं। वहाँ की जनता को एक ऐसी आवाज़ चाहिए जो उनके मुद्दे उठाए, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो सरकार में ना हो। वो एक सशक्त आवाज़ है। केदारनाथ की जनता की भलाई के लिए जो भी मुद्दे होंगे वो उठाएंगे। एडीएम पौड़ी इलागिरी की अवस्था में बीते रोज कोटद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सभागार में आयोजित हुए इस दिवस पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही फरियादियों ने भी हिस्सा लिया। तहसील दिवस पर समाज कल्याण, पेयजल, सड़क, विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतें सामने आई, जिस पर एडीएम इलागिरी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के भीतर इन शिकायतों के निराकरण के आदेश दिए हैं। इसमें ज़्यादातर कुछ कोर्ट के केस थे, कुछ अतिक्रमण के थे और कुछ निरीक्षण से संबंधित थे, जिनका जिससे खो नदी में पानी आदि की समस्या के थे। उसमें तो एसडीएम और नगर आयुक्त कोटद्वार जो है वो कल तक रिपोर्ट दे देंगे। तो और कुछ समाज कल्याण के वृद्धावस्था पेंशन के थे और कुछ मामले जो थे हमारे इससे संबंधित थे, जिसमें के अतिक्रमण से। तो अतिक्रमण पे तो कार्रवाई चल रही है। तो इस प्रकार लगभग सारी समस्याओं का निदान 1 हफ्ते में हो जाएगा। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि उधम सिंह नगर के किच्छा में लगभग 9 करोड़ 63 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जबकि खटीमा में लगभग 8 करोड़ 27 लाख रुपए में बस अड्डे का निर्माण लगभग पूरा होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में लगभग 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित किए जाने हेतु 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। देखिए, हमारे पूरे प्रदेश भर में जो हमारे विकास प्राधिकरण है उनके लगातार मैं अलग अलग बैठकें ले रहा हूँ। और जिस प्रकार से उधम सिंह नगर हमारा जिला विकास प्राधिकरण है, उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमारे पास जो स्थापना के कार्य हैं वो पूरे हुए हैं। जो मुझे आज बैठक में स्पष्टता हुई, हमने किच्छा में एक बस अड्डा बनाने का काम किया, जो लगभग अभी
अंतिम चरण में है, जिसकी कॉस्ट 9 करोड़ 63 लाख है। खटीमा में बस अड्डे का निर्माण अभी चल ही रहा है, उसका जो अमाउंट अभी तक का है 8 करोड़ 27 लाख, यानी कि अमाउंट थोड़ा बढ़ भी सकती है। और इसके साथ साथ हमने काशीपुर में पंत पार्क बनाया, बहुत सुंदर, वो बन के तैयार हुआ। हमने खटीमा में दीनदयाल पार्क बनाया, लगभग 25 लाख की लागत का, वो बन के तैयार हुआ। एक नया बिल्डिंग बनाई है जो कुष्ठ आश्रम, वो लगभग 1 करोड़ की लागत से, वो भी हमने बन के तैयार किया है। जो हमारे काम अभी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 1872, उसमें जो EWS के फ्लैट्स बनने थे वो भी काम चल रहा है। और ये निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। और हालांकि उसमें थोड़ा ये दिक्कत आ रही है कि वो बस मतलब वहाँ थोड़ा सा दूरी पे है, जनता को कैसे हम लोग उसका लाभ ले सकते हैं, हमारे उपभोक्ता उसमें पूरे लोग आए, उसके लिए यदि कहीं लगता है तो उसका हम थोड़ा सा जनता को बताने का भी काम करें ताकि लोग उसमें उसका लाभ उठा पाएँ। और हमारे यहाँ जो काम अभी होने हैं उसमें एक है ट्रांसपोर्ट नगर, जिसके लिए 46 एकड़ की ज़मीन हमें मिल चुकी है। 51 करोड़ की लागत से उसको बनाने का काम चल रहा है, ड्राइंग बना ली है, उसके बाद हम उसका DPR बनाएंगे ताकि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद उसमें भी हम निर्माण कार्य यहाँ शासन से अनुमति के बाद उसको कर सकें। ऐसे ही हमारे यहाँ जो पार्क्स हैं, हमने जो शहरी विकास के अपने निकाय हैं उस क्षेत्र के, उनसे कहा है कि वो अपने यहाँ ज़मीन दे ताकि हम वहाँ पार्क डेवलप करके उनको हैंड ओवर कर सकें। यानी कि उसके अलावा जो हमारे वेयर हाउसेज हैं, जैसे जो इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे वेयर हाउस हम बनाएं, वहाँ के लोगों को लाभ मिले, यानी कि इंडस्ट्रीज को लाभ मिले, हमें उसका कुछ रेवेन्यू मिले, उस पर भी हम लोग काम करने की स्थिति में है, यानी कि हम उस पर प्रस्तावित है। ऐसे ही रुद्रपुर में जो रोड बाइंडिंग का काम के बारे में हम विचार कर रहे हैं, यानी कुछ ये नए काम है जिसपे हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ 2 प्रकार के नक्शे हम लोग पास करते हैं, आवासीय और कॉमर्शियल। आवासीय नक्शों के लिए हम 15 दिन में उसको पास करने की बात करते हैं और कॉमर्शियल 1 महीने में पास करने की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का विजन है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कार्य भी कर रहे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बीते रोज समीक्षा बैठक कर रही थी, लेकिन बैठक में सचिव नदारद रहे, जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जुमला है। भाजपा ने पूरे प्रदेश को शराब में झोंक दिया है। बेरोजगारी दर उत्तराखंड में अपने चरम पर है, लेकिन उसको लेकर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री कोई निर्देश देते हैं, अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं। शासन को बनाना है, अग्रणी राज्यों में शुमार करना है। वहीं मुख्य सचिव अगर बैठक लेती है तो उसमें सचिव ही नदारद रहते हैं। तो ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या ऐसे बन जाएगा उत्तराखंड अग्रणी राज्य? देखिए, जुमलेबाजी करने में कोई हर्ष तो है नहीं। और पिछले 10 सालों में भारत की जनता ने, पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड की जनता ने जुमलेबाजी देखी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। अब जुमला, आप राज्य को सबसे देश का अग्रणी राज्य बनाना है, देश का मॉडल राज्य बनाना है, देश का फला राज्य बनाना है। आज ये पूरा प्रदेश शराब प्रदेश बन गया है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कदम कदम पर शराब की दुकानें खुल रही हैं, विदेशी मदिरा की दुकानें खुल रही हैं, तमाम आप देख रहे हैं कि देहरादून में 100 से ज़्यादा विदेशी मदिरा की दुकानें देहरादून में उनको लाइसेंस दे दिए गए। जो नियमित रूप से देसी शराब, अंग्रेजी शराब बिकती है वो तो बिकी रही है, उसके अलावा 100 दुकानें और अभी कम से कम 150 दुकानों की अर्जी लगी हुई है जो लाइसेंस मांग रहे हैं। तो इस राज्य को मदिरा प्रदेश बना रहे हो, इस प्रदेश को दुर्घटना प्रदेश बना रहे हो, इस प्रदेश को खनन प्रदेश बना रहे हो और कह रहे हो कि हम इसे मॉडल प्रदेश बनाएंगे। पूरा राज्य आज खनन और आबकारी, इसके अलावा कोई काम इस राज्य में नहीं रह गया। रोजगार के नाम पर आप देख लीजिए, पिछले 8 वर्षों से पुलिस की भर्ती नहीं निकली है राज्य में। हालत ये है कि आज तक 24 वर्षों में राज्य अपने चरम पर है, बेरोजगारी के चरम पर।
इतनी बेरोजगारी कभी उत्तराखंड में नहीं रही जो आज की तारीख में है। बेरोजगारी अपने चरम पर, महंगाई अपने चरम पर, रोजाना दुर्घटनाएं, पूरे हालात राज्य के खराब। और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री ये जुमला दें कि हमको राज्य को आदर्श राज्य बनाना है, राज्य को मॉडल राज्य बनाना है, राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है, तो इसमें जुमलेबाजी करने में क्या परेशानी है? जुमलेबाजी तो कोई भी कर सकता है। वही जुमलेबाजी धामी जी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर नौकरशाही बेलगाम है। नौकरशाही को मुख्यमंत्री कोई आदेश देते हैं, वो आदेशों पर अमल ही नहीं होता। मुख्य सचिव अगर कोई बैठक बुलाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि सचिव लोग और अधिकारी नाराज रहते हैं। तो कैसे राज्य अग्रणी बनेगा, मुझे समझ नहीं आता। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशा माफियाओं को अवैध नशा स्मैक की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। नशा तस्कर से बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ की बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। काशीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर संपूर्ण जनपद में अवैध नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में काशीपुर पुलिस ने स्कूटी पर सवार नशा माफिया मोहसिन को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी की मदद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मोहसिन है, और इससे 306 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए के करीब है। इसकी पूर्व में भी कई जगह से सूचना प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश के थानों से जो शेयर होती हैं सूचनाएं, उसमें भी इसका नाम प्रकाश में आया था, परंतु यह बहुत दिनों से स्मैक का व्यापार गुप्त रूप से करता था और बरेली से स्मैक ले आता था। बरेली से जिस व्यक्ति से, जिस अपराधी से ये स्मैक ले आता था, उसकी भी सूचना प्राप्त हुई है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरी तरफ से एसओजी टीम और काशीपुर पुलिस को, जिसने इस बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया, 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। जो भी नशे के व्यापार करने वाले तस्कर हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और जो व्यक्ति इन व्यापारियों से मदद करता है इस डिस्ट्रिक्ट में, या वो खरीदने में मदद करता है बरेली के व्यापारियों से, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जल्द ही इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। सर की संपत्ति को नशे का व्यापार कराने में सहयोग करने के लिए उधम सिंह नगर में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है उसने, उसकी संपत्ति भी चिन्हित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ संपत्तियों को इनके द्वारा चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें हमारे द्वारा उनको सूचना दी जा चुकी है और उनके द्वारा भी हमें सूचना प्राप्त हुई है। जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल ने अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में माथा टेक कर पूजा अर्चना की और जीत की मनोकामना की। आशा नौटियाल का कहना है कि वह पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ, और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। कोटद्वार के निकट पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी जांच का पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत भले ही सामना कर रहे हो, लेकिन भाजपा पर जुबानी हमला करने में वह जरा भी नहीं चूक रहे हैं। हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर से जुबानी हमला करते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत का कहना है कि पेपर लीक से लेकर दुष्कर्म तक के मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं। कल 10:30 बजे से हैं। सवाल तो 3-4 बजे जबरदस्ती जैसे
बैठा के रखना, टॉर्चर टाइप करने। सवाल कैसे? जैसे मैं उदाहरण के लिए भगत सिंह की पिता का नाम क्या है? तो महराजी नारायण सिंह। अच्छा, नारायण सिंह 50 सवाल इसी में पूरे सीने में ऐसे तो परेशान करने के लिए। नहीं तो फिर उन्हें बोलते ना यार बेडी लगाते, बिस्तरी लगाते, थोड़ी देर में फेल। पिथौरागढ़ सेना भर्ती से लौट रहे मध्य प्रदेश के युवाओं से भरा इको वाहन अनियंत्रित होकर लोहा घाट के शिवालय पुल से लोहावती नदी में जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम, फायर टीम, नगरपालिका कर्मी और स्थानीय युवा तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और नदी में उतरकर कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया और 108 के जरिए चंपावत जिला चिकित्सालय भेजा गया है। तहसीलदार जगदीश नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 9 घायलों का रेस्क्यू किया गया है और सभी को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय चंपावत भेज दिया गया है। ये मुझे सूचना मिली थी कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, तो जिस वजह से मैं खूना तक पेट्रोलिंग करके गया और देखा कि कहीं कोई पैदल तो नहीं जा रहा। वापस में लौटा तो हमारे डीसी सर मंदिर के पुल के पास आवाज़ से आई और तुरंत देखा कि एक वाहन नीचे गिर गया है और तुरंत सभी को सूचित करके हमने रेस्क्यू किया और 9 लोगों को हमने निकाल के हॉस्पिटल को भेज दिया। सर स्थिति कैसी है? स्थिति सामान्य रूप से अभी तक चोटिल है और ज़्यादा ऐसे देखने में तो ज़्यादा गंभीर कोई भी नहीं लग रहा है, इसलिए जो है जिला अस्पताल से वास्तविक स्थिति पता चलेगी किसको कितनी चोट है। इसके कोटद्वार में रकम को 2 गुना करने के नाम पर महिला से धोखाधड़ी की गई है। पौड़ी पुलिस ने 8 लाख से अधिक की ठगी के आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कोटद्वार पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस ने धोखाधड़ी कर राजस्थान में छिपे 5000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए दोबारा एक टीम का गठन किया गया। वहीं गठित पुलिस टीम के अथक प्रयासों से अभियुक्त मांगीलाल को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के बैंक खाते में कई लोगों से साइबर धोखाधड़ी से संबंधित पिछले 1 माह में ही करीब 4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन पाई गई है। धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पौड़ी पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हम लोगों ने ये जांच में पाया कि एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के नाम पर ये टिप्स देते हैं, एडवाइसेस देते हैं और जिसके एवज में ये लोगों से पैसे लेते हैं और इनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए इसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस की जब डिटेल्स देखी तो पिछले 1 माह में ये कई लोगों से लगभग 4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इसके बैंक अकाउंट में हुई थी और हमारे जो शिकायतकर्ता हैं इनसे भी इस अभियुक्त के द्वारा पैसा लिया गया था, जिस पे हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए टीम्स को रवाना किया और इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में। जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बीती देर रात ट्रेन से कटकर एक मजदूर की मौत हो गई थी। मृतक मूल रूप से ग्राम वादिया मुजफ्फरपुर नगर बिहार का रहने वाला था और यहां मजदूरी के लिए आया था। आपको बता दें कि आईपीएस निहारिका तोमर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बीती देर रात वह मजदूरी समाप्त कर घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वह भुरा रानी के समीप अंडरपास से पटरी पार कर रहा था तभी वहां से जा रही रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम देखने को मिला। प्राप्त हुई थी सिटकुल चौकी थाना पंतनगर में कि एक व्यक्ति की ओमैक्स कॉलोनी रेल क्रॉसिंग के पास ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। जानकारी करने पर पता हुआ कि व्यक्ति का नाम सत्यपाल साहनी पुत्र राम अवतार साहनी है, जो दुर्गा कॉलोनी भूरा रानी के रहने वाले हैं। सिटकुल चौकी द्वारा इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गई है। सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने विकास खंड अगस्त मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त मुनि महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया था।
उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए थे जिनमें दिव्यांग महिला बूथ, युवा व यूनिक बूथ शामिल थे। सर की बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपनी महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने इस में विकसित किया है जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता फैला सकें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। सर सुरक्षा व्यवस्था हाल ही में राजधानी देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे से अब आपको बता दें कि सबक लेते हुए परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके बाद से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए विभाग अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इस पर देहरादून के RTO प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि अब हम नाइट चेकिंग बढ़ा रहे हैं और बच्चों को रात के समय कोई वाहन नहीं देने के लिए उनके माता पिता को हम जागरूक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेजों में भी हम युवाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं और ओवर स्पीडिंग के लिए अन्य जनपदों से 8 टीमों को विशेष अभियान के लिए तैनात किया जाएगा। जैसा आपने बताया कि ये बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई, 1 आदमी घायल है। परिवहन विभाग मतलब इस मामले को लेकर बहुत संजीदा है कि भविष्य में ऐसी चीज़ें रिपीट ना हो। इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल फोकस करने जा रहे हैं। एक तो है कि नाइट चेकिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी तक क्या है कि दिन को चेकिंग हमारा मुख्य होता है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ अधिकारी कम होते हैं तो नाइट की उतनी चेकिंग नहीं हो पाती है, तो रात्रि में भी चेकिंग को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग पेरेंट्स और जो उनके गार्डियन हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें न करें, अपने बच्चों को रात में बाहर मत निकलने दीजिए, उन पर नियंत्रण रखिए। साथ ही साथ कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट्स के जो प्रिंसिपल हैं और जो उनके मैनेजमेंट है उसमें भी हम जा रहे हैं उनके साथ मिल करके। भविष्य में एक अभियान भी चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इन्फोर्समेंट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जैसे आज हमने ओवर स्पीडिंग के बारे में एक अभियान चला रखा है। कल हमारा है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी स्पेशल टीमें बुला रहे हैं देहरादून के लिए। 8 टीमें कल हमारी लगेंगी और ये रात्रि में और दिन में भी इसमें अभियान चलाया जाएगा। तो हम लोग का विशेष फोकस 2 चीज़ों पर केंद्रित है। पहला इन्फोर्समेंट है जिसका एक लिमिटेड रोल है। दूसरी बात है कि हम लोग एजुकेशन पे भी फोकस कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करना, और खासकर युवा वर्ग है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको हम लोग जागरूक करेंगे इसमें। केदारनाथ उपचुनाव का 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा, लेकिन सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया है। सीएम धामी ने कहा है कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से 2000 करोड़ की धनराशि से दिव्य केदार, भव्य केदार का निर्माण किया जा रहा है। पूरे केदारनाथ धाम में हमारी सरकार द्वारा विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार को वहां के लोगों ने चुना है और वहां डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है, वैसे ही केदारनाथ की जनता भी भाजपा को चुनेगी और जीत हमारी होगी। पहले कहाँ की बताऊं? पहले घर से फिर बात देखिए केदारनाथ विधानसभा में श्री केदार धाम स्थित है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से श्री केदार धाम दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है।
अनेक चरणों में काम हो रहा है। पूरे केदारनाथ विधानसभा में अनेक विकासों के काम चल रहे हैं और पिछले समय जो आपदा आई थी उसके बाद 750 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं वहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतर रही हैं। अनवरत रूप से केदारधाम और श्री केदारनाथ विधानसभा का विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। वहाँ के लोग भली भांति जानते हैं कि ये सारा का सारा काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ, विकास अनवरत रूप से चले, इसलिए वहाँ के लोग, मैं केदारनाथ विधानसभा के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, हजारों लोगों से, माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और उनका समर्थन, उनका सहयोग, आशीर्वाद देखकर मैं कह सकता हूँ कि श्री केदारनाथ विधानसभा चुनाव का जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विकास का काम अनवरत रूप से तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।